अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि सेनेट इलेक्शन के लिए जो कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे थे वो सबमिट हो चुके हैं और स्क्रूटनी का अमल जारी है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके जो पेपर्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं और कुछ की अभी भी वेरिफिकेशन जारी है, जिसके बाद उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा, जिसके बाद एक अच्छे और शफाफ तरीके से सेनेट इलेक्शन होते हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर आज समाअत की गई, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी उलझा हुआ मामला है और इस पर जो बात है वाज़े तौर पर होनी है तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना लाजमी है। आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 218 है, उस पर भी काफ़ी आज सुप्रीम कोर्ट में बात की गई और जजेस के जो मुकालमे थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और उनके जो सवालात, बहुत वैलिड सवालात उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल और जो वकील थे वकला थे उनके सामने रखे कि अगर ऐसी चीज़ें पहले से मौजूद थी तो इस पर नज़र क्यों नहीं रखी गई, और अगर इसको सीक्रेट रखा जा रहा है तो यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताबिक रखा जा रहा है। ओपन बैलेट अगर इसे करते हैं तो क्या ये आइन को रौंदने के बराबर नहीं होगा, और इसको अगर हम कर भी देते हैं तो किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे, कोई वजूहात, कोई वैलिड रीजन इसका रखा जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने आज एक मीटिंग कॉल करी और उस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम कल एक अपनी एक इत्तेहाद के तौर पर एक मीटिंग कॉल करने जा रही है, जिसके बाद वो आने वाले जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें किस तरह से चीज़ों को हैंडल करने हैं, या उसके बाद की जो रिएक्शन है 26 मार्च का लॉन्ग मार्च, उस पर भी बात की जाएगी। हम आज शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की सेनेट इलेक्शन और जो स्क्रूटनी के पेपर हैं वो इस वक्त जमा हो चुके हैं और तकरीबन उनकी स्क्रूटनी चल रही है, इस पर बात करेंगे। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और काफ़ी कानूनी माहिराना राय उनकी हम आज लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं आज अगर बात करूं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के ऊपर, तो किस तरह से देखा आपने इस तमाम चीज़ों को? पहली बात यह है कि आइन का आर्टिकल 226 जो है, जी जो उसमें इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है वो मेरे नज़दीक अपनी जगह पर दुरुस्त है। सही। और ये काम पार्लियामेंट का था। अगर वो ये समझ रहे थे कि किसी किस्म का कोई करप्शन होगा, तो जब सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे सही। तो 14 आदमियों ने खड़े होकर 64 आदमियों ने खड़े होकर कहा कि हम फलां आदमी को वोट दे रहे हैं, और जब वोटिंग हुई तो उसमें से 14 आदमी गायब थे। तो उसी वक्त अगर हुकूमत ये समझ रही थी कि इसमें कोई करप्शन हुआ या किसी इदारे की कोई इन्वॉल्वमेंट हुई है, सही। तो कानून साजी करने के लिए जो तरीकाकार था, आपको अमेंडमेंट लेके पार्लियामेंट के अंदर जानी चाहिए था और दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से भी बातचीत करनी चाहिए थी सही। कि क्या तरीकाकार हो सकता है। मेरी जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है सही। और सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उस पे है। इससे तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी एडवाइस देता है, सही। तो वो ज़रूरी नहीं है कि बाइंडिंग हो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे, सही। क्योंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है। अब ये रेफरेंस आपको पता है कि इससे पहले भी एक आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ जज साहिबान ने उस एडवाइस को, रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था। अब सवाल से सिर्फ ये पता होता है कि सबसे पहले सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस जो भेजा सुप्रीम कोर्ट में, 2 दिन गुजरे नहीं तो फिर हुकूमत ने ये मामला पार्लियामेंट के अंदर लेके और कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला लिया, ये जानते हुए भी कि अमेंडमेंट करने, आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए जो मौजूदा हुकूमत के पास रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पूरे नहीं है। ठीक है यासीन साहब, आज इस पे बड़ा अच्छा और दिलचस्प मुकालमा ये देखा गया था। जस्टिस एजाज हसन साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रहता, क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है ना ही अदालती फैसले में। ये 73 के बाद 1971 का आइन बना 1973 में। जी जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे है। मुझे नहीं पता कि कल जब वो फाइनल एडवाइस देंगे तो क्या एडवाइस देते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं एक वकील की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अपना नुक्ता नजर है, उसके मुताबिक मेरा कहना यह है कि जो ये तरीकाकार है कि आपने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, तमाशा बना, और मेरी जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा
कि पार्लियामेंट के इजलास के फौरन बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया, जबकि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था। पहली दफा कंडीशनल जो है ना ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय देगा तो ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर राय नहीं देगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। और उस पे भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज किया हुआ है। सपोज उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी अगर आप आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर अमेंडमेंट आइन के अंदर कैसे करेंगे, और अगर आप इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत किसी किस्म का कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है यासिर साहब, मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस के तौर पे अगर आपसे जी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये मामला डिस्कस क्यों नहीं हो रहा, ना हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, सही, ना इलेक्शन कमीशन के। सेनेट का इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पर है, और इसमें सपोज एक सूबे में 10 सीटें हैं तो एक असेंबली मेंबर जो है ना उसको 10 चॉइस हासिल है। पहला वोट ए को देगा, दूसरा बी को देगा, तीसरा सी को देगा। तो जो चॉइस है उनको कहाँ छोड़ेंगे आप। ठीक है, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ, अगर एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यकीनी तौर पे आप मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आज जिस तरह से ये बात की गई कि पैसे देने वालों के पास भी कोई सिस्टम होता है कि बिकने वाला वोट उनको देगा या नहीं, इस पे भी आज काफ़ी जो गर्मा गर्मी थी लफ्ज़ों की वो देखी गई कोर्ट के अंदर। और दूसरी जानिब हॉर्स ट्रेडिंग या पैसे दे के ख़रीदने की बात होना, एक तरफ खुफिया राय शुमारी को ये कहना कि ये करप्शन की बेस बन रहा है, लोग पैसे ले रहे हैं, तो क्या खुफिया राय शुमारी मुस्लिम लीग नून पीडीएम को सूट करती है फिर इस पर? सर पहली बात यह है, मैं तो आईनी तौर पर बात करता हूँ कि जो चीज़ आप कह रहे हैं सही, मैं एज अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, एज अ मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करना या पीडीएम को। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होता है ना, सही, वो भी मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पर है। वहाँ चॉइस है। आप एक आदमी मसलन कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी वो फर्स्ट चॉइस आपको देता है, सेकंड चॉइस बी को देता है, थर्ड चॉइस सी को देता है। तो वहाँ जो ओपन बैलेटिंग आप करेंगे तो वहाँ वो जो सूबाई असेंबली का मेंबर है, जो वोटर है, वो जब वोट डालते बाद जो बाकी चॉइस है उसका इस्तेमाल कैसे करेगा, तो उसमें कई किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। आप कहते हैं जी करप्शन बढ़ेगा, तो करप्शन बढ़ने का जहाँ तक तल्लक है कि आपने जो वीडियो चलाई है उसमें रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पीटीआई के लोग हैं। सर ये तो अब मैं उसी की तरफ आ जाता हूँ फिर। एक तरफ वीडियो रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले, आपकी जानिब से कहा गया है कि पीटीआई के ही लोग मौजूद हैं, मगर पीटीआई कहती है कि ये ऑपोजिशन के टाइम की है तो यकीनी तौर पे वो लोग होंगे। मैं अगर इसी पे बात करूँ, आज जिस तरह से मुतनासिब नुमाइंदगी का जो जिक्र छेड़ा गया और अब यकीनी तौर पे सियासी हल्के पे पहुंच चुकी है ये बात, मुतनासिब नुमाइंदगी, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दी गई, ये इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दी गई, ये असल में है क्या मुतनासिब नुमाइंदगी। और जिस तरह से इस पर एक पॉइंट ये उठाया गया कि अगर इस तरह से इसको देखना है इस इलेक्शन को, सेनेट इलेक्शन को, तो ये सेनेट इलेक्शन क्या कलदम होते हुए दिखाई देंगे हमें? देखिए ना, आप सपोज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राय देता है कि जनाब ओपन बैलेटिंग हो, राइट, सही, जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया उसकी जो टाइम पीरियड है 120 डेज है, राइट, सही, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो पहली दफा जो आपकी जो सेनेट के मेंबर इलेक्ट होंगे वो एक ऐसी ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्ट करेंगे अपने सेनेटर को जिसकी वजह से वो ऑर्डिनेंस जब लैप्स हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। तो तारीख में ये बात सामने आएगी कि एक ऐसे कानून के तहत सेनेट के इलेक्शन को कराया गया जिसका टाइम पीरियड 120 डेज था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी नीचे फिलहाल तो ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो जुबान आज इस्तेमाल की खालिद जावेद से, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दुबई में भी बोरियां खुली हुई हैं, लंदन में भी खुली हुई हैं, वो वही जुबान बोल रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म या उनके मिनिस्टर बोल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है वो जो वीडियो चली है उसमें स्पीकर का नाम भी है, उसमें परवेज खट्टक का नाम भी है, आपने उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर दी है? या जिन लोगों ने सेनेट में 14 आदमियों ने वोट नहीं दिया था, वो क्या पैसे के बलबूते पे गए थे या किसी इदारे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से गए थे? ये बहुत सारे सवाल है जो
ठीक है यासीन साहब, सवालात तो बहुत सारे हैं ऐसे उठते हैं जो कि माजी में कुछ तो और थे और अब हाल में कुछ और नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हम अगर उनका पॉइंट उठाएं कि एक तरफ उनके हवाले से गुज़िश्ता अदवार में मुस्लिम लीग नून काफ़ी अच्छी राय नहीं रखती थी और आज सेनेटर के लिए उनको टिकट दे देना और एक तरफ फिर ये आवाज़ उठना कि उनको चेयरमैन सेनेट के रूप में देख रहे हैं तमाम मैं पूरे पीडीएम की बात कर रहा हूँ, पूरी पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट की शक्ल में देख रही है, क्या वाकई है सर? दुनिया जानती थी कि असद जो है ना सेनेट का चेयरमैन बनना है, तो वो तो नहीं बन पाया था और लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने बात कही थी वो आपके नॉलेज में भी है, मैंने नॉलेज में भी है, तो दुनिया के नॉलेज में है। आप राय देना सियासी जमातों का क्लेम करना कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, ठीक ये राय है कि अगर हम आगे तो हम फलां आदमी को बनाएंगे। पहले यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेनेट के अंदर आपको मेजॉरिटी मिलती है या नहीं मिलती, नंबर वन। किस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी, मुस्लिम लीग नून को कितनी मेजॉरिटी मिल सकती है, कितने वोट आ सकते हैं आपके हिस्से में, आपको क्या उम्मीद है इस चीज की? यहाँ तो जो सूरत इस वक्त है उसके मुताबिक 1 या 2 वोटों का डिफरेंस रहेगा सर। तो अगर 2-3 वोटों का डिफरेंस रहता है सही, तो फिर सेनेट के अंदर क्या सूरत बनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वो दो तीन वोट जो है डिफरेंस जो पैदा करने वाले हैं वो क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख सकते हैं उसमें? नहीं सुने ना, जिस तरह सोशल मीडिया पे आज मैंने अमर लियाकत का इंटरव्यू सुना, उन्होंने क्लियर कहा कि मैं अफीशियल को वोट नहीं दे रहा क्योंकि वो हमारी जमात का आदमी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा कर रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है जो ओपन बैलेटिंग की तरफ जा रही है वो क्यों जा रही है। ये सोशल मीडिया पे मैंने आज अमर लियाकत को क्लियर इंटरव्यू देते हुए सुना। सही। तो अभी इन हालात में अगर जो पीटीआई के एमएनए हैं या एमपी हैं सही, वो आपको वोट नहीं देने चाहते हैं, आपने पार्टी से हटकर लोगों को टिकट अदा किया है, वो नहीं देने चाहते, तो आप जो बुनियादी हकूक है एक आदमी को वोट खास करने का कि वो किसको वोट देना है, तो बुनियादी हकूक को कौन छोड़ेंगे? मेरा राइट है, मैं ए को वोट देता हूँ या बी को देता हूँ, उसकी क्या कोई सजा है? और आइन का आर्टिकल 218 अगर देखेंगे उसमें करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है यासीन साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा, इसके बाद मैं फिर ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। क्या वोट के तरीकेकार में तब्दीली सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है या कुछ और सूरत हाल में हम देख सकते हैं इसको? आइन में तरमीम करने के बगैर कोई रास्ता नहीं है और ये काम सिर्फ पार्लियामेंट का है, किसी और का नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अगर आइन में तब्दीली करनी है तो वो ना हुकूमत का इस्तेहकाक है, ना सुप्रीम कोर्ट का और ना ही किसी और का, सिर्फ पार्लियामेंट को इसका इख्तियार है कि वो इस चीज़ को चेंज कर सकती है। अब आया ये देखना है कि क्या वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होनी है या ओपन बैलेटिंग के जरिए होनी है। और जिस तरह से हुकूमत ने अब एक नया पॉइंट छोड़ा है कि जनरल इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे, इस पे भी काफ़ी पॉइंट उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।